नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो मौर्योत्तर शासकों के बारे में हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम सातवाहन वंश को पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा पिछली क्लास में बात की किस तरीके से जो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा कर दी जाती है और इनकी जाति के बारे में, मूल स्थान के बारे में और इनके उदय और शासनकाल के बारे में हमने जिक्र किया। आज उसी क्रम में बात की जाए जो सातवाहन शासकों को हम पढ़ रहे हैं, जिसके तहत पिछली क्लास में हमने सिमुक के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। उसके अलावा सिमुक के पश्चात जो अगला शासक बनता है कृष्ण कान्हा, वह सिमुक का भाई होता है। और उसके पश्चात जो अगला शासक बनता है श्री सातकर्णी होता है। ये भी जो महान शासकों में माना जाता है सातवाहन वंश के। तो ये तीन शासकों के बारे में पढ़ा हमने, इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, इनके द्वारा किस तरीके से साम्राज्य विस्तार किया जाता है, जिसके बारे में जिक्र किया। अब उसके पश्चात हमने बात की कि इन तीन शासकों के पश्चात 100 वर्षों तक सातवाहन वंश में कोई महान शासक नहीं होता है और ये अंधकारमय युग रहता है सातवाहन वंश का। यानी 100 वर्षों की अवधि जो बात की जाए श्री सातकर्णी के पश्चात 100 वर्षों की अवधि में कोई भी शासक के बारे में, सातवाहन वंश के शासकों के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। संभव तो हो सकता है ये जो सरदार या जमींदार की हैसियत तक पहुंच गए उस शासकों से, उस वक्त अगर बात की जाए इनका वर्चस्व हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 100 वर्षों के पश्चात इस वंश में पुनः एक महापराक्रमी शासक होता है, जिसके द्वारा सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जाता है और खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित किया जाता है। और इसी जो बात की जाए इसी शासक का नाम होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में अगर बात की जाए सातवाहन वंश की जो पराकाष्ठा है, जो चरम पे हमें देखने को मिलती है और इस वंश की खोए हुए गौरव को इसके द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा कई अपने जो विरोधी शासकों को पराजित किया जाता है, जिसमें से अगर बात की जाए मुख्यतः जो शक शासक होते हैं इनको इसके द्वारा पराजित किया जाता है। किसके द्वारा? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा जो शक शासकों को पराजित करके जो अपने वंश के खोए हुए जो गौरव को पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। ये सबसे पहला जो प्रथम महान पराक्रमी शासक होता है। और अब सबसे बड़ी समस्या इतिहासकारों में अगर बात की जाए तो इसके शासन काल को लेकर है कि ये किस समय जो शासक बनता है और कितने समय तक इसके द्वारा जो शासन किया जाता है। इस बात को लेकर मतभेद है, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा जो अभिलेखों के माध्यम से इसके शासन काल को तय किया गया है। अभिलेखों के माध्यम से कैसे पता चलता है? जैसा कि अगर बात की जाए तो तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते हुए और उनको साथ में जोड़ते हुए जो इसके द्वारा जो अभिलेख खुदवाए गए, उन अभिलेखों के माध्यम से जो इसके शासनकाल और शासन अवधि को निर्धारित करने का जो प्रयास किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। आज उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे कि किस तरीके से जो इतिहासकारों के द्वारा इसके शासनकाल को जो निर्धारित किया जाता है। मूलतः इसका शासनकाल निर्धारित किया जाता है कि 106 ईस्वी में यह शासक बनता है और 24 वर्षों तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। यानी कि 130 ईस्वी तक इसके द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। अब दो अभिलेखों के माध्यम से इसके शासनकाल की, यानी कि किस समय इसका शासन शुरू होता है, कब इसका शासन समाप्त होता है, उसको निर्धारित करने का प्रयास किया। कि आप भी देखना, कोशिश करना, आप भी देखोगे इसमें जो एक तरीके का ये गणित है, इसके आधार पे जो उनके द्वारा जो इसका शासनकाल निर्धारित कर दिया जाता है। अब एक अभिलेख मिलता है जुनार का अभिलेख, ठीक है, और एक मिलता है नासिक का अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों के माध्यम से इसके शासनकाल की अवधि के बारे में बताया जाता है। अब देखो कैसे निकलती है शासनकाल की अवधि, इसकी बात करते हैं। नैपान जो महाराष्ट्र का शासक था, शक शासक था, उसकी मृत्यु के पश्चात ही गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा क्या किया जाता है? जो महाराष्ट्र पर अधिकार किया जाता है। अब पहले तो हमें ये जानना होगा कि नैपान का शासनकाल कब तक था, है कि नहीं। उसके आधार पे हम निकाल पाएंगे कि उसका शासनकाल जब समाप्त होता है तभी इसके द्वारा क्या किया जाता है? महाराष्ट्र पे अधिकार कर लिया जाता है। पहले तो नैपान का निकालने का, ये नैपान कौन होता है? शक शासक होता है। ये जब तक जिंदा रहता है तब तक महाराष्ट्र का शासक होता है, महाराष्ट्र क्षेत्र में इसका अधिकार होता है। उस पर जो बात की जाए
गौतमी पुत्र सातकर्णी अधिकार नहीं कर पाता है और इसकी मृत्यु होते ही जो क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया। अब इसका अभिलेख मिलता है, ठीक है, जुनार अभिलेख नेपान का, इसका उल्लेख मिलता है उसमें। तो उसमें जो नेपान की अंतिम तिथि यानी कि जब नेपान का शासन शुरू होता है उसकी तिथि, जब उसके द्वारा जो अपनी यशोगाथाओं का यानी कोई शासक बनता है तो उसके द्वारा जो शासन काल के जो वर्ष से क्या अवधि शुरू की जाती है और उस उपलक्ष्य में कई अभिलेख भी खुदवा दिए जाते हैं। तो अब इससे विदित होता है कि जो अंतिम यानी कि जो पीछे का मिलता है, अगर बात की जाए जहाँ नेपान के द्वारा शुरुआत की जाती है, ठीक है, नेपान के द्वारा जहाँ से शुरुआत की जाती है और अंत तक जिस ईस्वी तक जो मिलते हैं अपने को अभिलेख, उसके माध्यम से पता चलता है कि कहाँ से शुरू किया और कहाँ ख़त्म होता है इसका। तो नेपान का जहाँ से शुरुआत, अंतिम बोले तो शासन करने की जहाँ से शुरुआत होती है वो ईस्वी अपने को मिलती है कौन सी, 46 ईस्वी, ठीक है। और ऐतिहासिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि जो इसके द्वारा शासन किया गया, नेपान के द्वारा जो 78 वर्षों तक क्या किया गया, शासन किया गया है। तो 46 में 78 जोड़ते तो यहाँ आ जाते हैं 124, यानी कि नेपान कब मरता है, 124 ईस्वी में मरता है, ठीक है। तो नेपान के द्वारा 46 ईस्वी से लेकर बात की जाए तो 124 ईस्वी सन तक क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। अब ये जब तक राजा रहता है तब तक यहाँ पर अधिकार नहीं किया जाता है, किसके द्वारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नेपान की हमने तिथि निकाल ली, नेपान की तिथि निकाल ली कि 46 ईस्वी पूर्व से 46 ईस्वी से लेकर 100, अब ईस्वी पूर्व की बात नहीं कर रहे हम, ईस्वी सन में जो प्रवेश कर चुके बात की जाए तो ये 78 वर्षों तक नेपान शासन करता है। इसके शासन की शुरुआत का जो अभिलेख मिलता है वो 46 ईस्वी से मिलता है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि 124 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया गया। अब ये जिंदा था तब तक इसके द्वारा जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा इसके राज्य पे अधिकार नहीं किया जाता है। अब ये बात नासिक अभिलेख से पता चलती है कि कब महाराष्ट्र पे अधिकार किया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र का शासक कौन है, नेपान ही है, ठीक है। तो ये नासिक अभिलेख मिलता है जो किसके द्वारा खुदवाया गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा ही खुदवाया गया, ठीक है। अब इससे हमें पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो अधिकार कब होता है महाराष्ट्र में, क्योंकि उस क्षेत्र में इसका अभिलेख मिलना इसका इस बात की पुष्टि करता है कि उस क्षेत्र में क्या था, इसी का अधिकार था। अब ये अभिलेख अपने को कब मिलता है, बात की जाए, ये अभिलेख मिलता है कि जब इसने शासन काल को प्रारंभ किया उसके 18वें वर्ष में हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए 18वें वर्ष मिलता है अपने को, अब इसको समझना आप, ठीक है। मतलब 124 ईस्वी तक तो इसने शासन यहाँ महाराष्ट्र पर अधिकार किया ही नहीं, ठीक है। मान लो अपने शासन के 18वें वर्ष करते ही इसके द्वारा जो अभिलेख नासिक में खुदवाया गया, ठीक है। तो उसमें से अपन निकाल देते हैं -18, ठीक है, यानी कि 104 आ गए। तो इसका मतलब 104 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठता है, कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी 6 ईस्वी में जो क्या कर बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। और उसी दौरान बात की जाए, उसी दौरान अगर बात की जाए तो 106 ईस्वी में बैठता है सिंहासन पे, ठीक है। 106 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है, इसमें से 18 माइनस करोगे तुम तो क्या निकल कर आ जाएंगे, 106 ईस्वी निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 106 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है, ठीक है। अब इसके द्वारा कब तक शासन किया गया, कब तक शासन किया जाता है, 106 ईस्वी में ये बैठ जाता है सिंहासन पर, एक तो ये बातें हो जाती है, ठीक है। अब इसके द्वारा अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो अन्य अभिलेख मिलते हैं उसमें जो उसके शासन काल के 24वें वर्ष तक का क्या मिलता है, अपने को उल्लेख मिलता है कि लगभग 24 वर्ष, जो 24वें वर्ष तक तो वो वर्ष तक वो शासन कर रहा था, उनकी बातें हमें जो अभिलेखों के माध्यम से पता चलती है। अब हम मान लेते हैं कि 24 वर्षों के पश्चात वह मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 24 वर्षों तक कम से कम शासन उसके द्वारा किया जाता है, यानी 106 से शुरू किया जाता है और 24 वर्षों तक किया जाता है। तो 106 में तुम 24 जोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब 106 में तुम अगर 24 जोड़ देते हो तो कितने आते हैं, यहाँ देख लो तुम, 106 में तुमने 24 जोड़ दिए तो 130 वर्षों, ठीक है, 130 वर्ष जो है आते हैं, ठीक है। 130 ईस्वी तक इसके द्वारा क्या किया जाता है, शासन
किया जाता है। तो इसका मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा 106 ईस्वी में शासन शुरू किया जाता है और 24 वर्षों तक ये शासन करता है। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक। 24 तुम जोड़ते हो इसमें प्लस करते हो तो निकल कर कितने आ जाते हैं? 130, मतलब 130 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। तो इस तरीके से अभिलेखों के माध्यम से क्या किया जाता है, जो उसकी जो शासनकाल की अवधि है उसको निर्धारित किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा अभिलेखों का सहारा लेते हुए। अब इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती है? गौतमीपुत्र सातकर्णी जो महापराक्रमी शासक होता है सातवाहन वंश का, तो इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उनका जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में, जिसके तहत शक जाति पे इसके द्वारा विजय हासिल की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा शकों के अलावा अन्य विजय हासिल की जाती है। उसके अलावा बात की जाए किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है और कहाँ इसकी पराजय होती है और किस तरीके से इसकी मृत्यु होती है, उसका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसकी शासन अवधि के बारे में जाना है किस तरीके से, यानी कि जो अभिलेखों का सहारा लेते हुए हमने देखा सातवाहन वंश का जो महान शासक होता है, महान पराक्रमी शासक अगर बात की जाए गौतमीपुत्र सातकर्णी होता है। तो इसका शासनकाल कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है, इसको हमने निकाला है अभिलेखों के माध्यम से, जिसमें एक तो जुनार का अभिलेख महत्वपूर्ण है, एक नासिक से जो अभिलेख मिलता है वह महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर हमने इसके शासनकाल की तिथि को निर्धारित किया है, ठीक है। अब इसके जो शासनकाल में बात की जाए जो महत्वपूर्ण घटनाएं होगी उनका जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में। जो अभिलेख जो हमें मिलते हैं, जुनार का अभिलेख है, ये नहपान से संबंधित है और नहपान शक शासक होता है। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि कब से कब तक इसकी तिथि हो जाती है और उसी के आधार पे ये बात निश्चित होती है कि नहपान के जीवित रहते हुए इसके द्वारा महाराष्ट्र पे अधिकार नहीं किया जाता है। और जब महाराष्ट्र पे अधिकार किया जाता है तो सबसे पहले इसके द्वारा जो अभिलेख लिखवाया जाता है महाराष्ट्र में, और वह उसके शासनकाल से 18वें वर्ष से संबंधित होता है, जिसके आधार पर जो हमने ये गणित लगाते हुए जो क्या कर लिया, इसका शासनकाल निकाल लिया। और इसका शासनकाल निकल कर आता है कि ये 106 ईस्वी में राजा बनता है और 130 ईस्वी तक इसके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। अब इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना, यानी 24 वर्षों तक ये शासन करता है। इसके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटना होती है, शक विजय, अन्य विजय, साम्राज्य विजय, पराजय, मृत्यु, उनका जो अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में। फिर भी आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वह भी आपकी आमंत्रित है, आप निसंकोच भेज सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और एक बार पुनः जो विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।